नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री 10 जनवरी को गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में वो शामिल होंगे और साथ ही शौर्य यात्रा में भी शिरकत करेंगे। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय, आपको बता दें, सहयोग पर चर्चा वो करने वाले हैं। पीएम 11 जनवरी को राजकोट का भी दौरा करेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। उधर गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय खनन चिंतन शिविर की शुरुआत आज से हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिविर का उद्घाटन किया। यह आयोजन 10 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में होगा। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, डॉक्टर मनसुख मांडविया, सतीश चंद्र दुबे भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस खास आयोजन में शिरकत की। गुजरात को पिछले 2.5 दशक से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की विजनरी लीडरशिप का लाभ मिल रहा है। उनके नेतृत्व में गुजरात ऑक्शन द्वारा खनिज का आवंटन करने के लिए पहल करने वाला पहला राज्य था। गुजरात लिग्नाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट जैसे मुख्य खनिजों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गुजरात के लिए खान क्षेत्र केवल उत्पादन और ऑक्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता, अनुशासन और कानून से सख्ती से अमल का भी प्रतीक है। राज्य सरकार ने अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार ने GPS आधारित व्हीकल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। खान से लेकर अंतिम स्थल की खनिज परिवहन की संपूर्ण जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध रहती है। राज्य सरकार जियो माइनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा खान क्षेत्र को डिजिटल स्मार्ट बना रही है। अपनी खनिज संपदा द्वारा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत 2047 आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने हम प्रतिबद्ध हैं। गुजरात को पिछले वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए और IED से जुड़े खतरों से निपटने के लिए एक अहम कदम उठा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का शुभारंभ किया। यह भारत का पहला ऐसा सिस्टम है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को और भी मजबूती देगा। अमित शाह ने कहा कि यह सही समय और सही जगह पर सही जानकारी पहुंचाने का एक उपयोगी माध्यम साबित होगा। NSG डायरेक्टर जनरल विग्रू श्रीनिवासन ने बताया कि पिछले 11 महीनों में NSG ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस सिस्टम को तैयार किया है, जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। उधर दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष सिख गुरुओं के अपमान के आरोपों को लेकर दोपहर तक हंगामा करते रहे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कार्यवाही को 3 बार स्थगित किया। जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो स्पीकर ने सत्र को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया और सदन को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले उन्होंने विवादित वीडियो की फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए थे और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। सत्ता पक्ष का आरोप है कि वीडियो में विपक्ष की नेता आतिशी सिख गुरुओं का अपमान करती दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष का दावा है कि वीडियो को एडिट करके गुरुओं के नाम जोड़े गए हैं। विधानसभा स्पीकर ने पूरे मामले को जांच के लिए विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भी सौंप दिया है। उधर पश्चिम बंगाल में ED की कार्रवाई को लेकर चल रहे बवाल के बीच तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रदर्शन में डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे प्रमुख सांसद शामिल रहे। TMC सांसद ED की कोलकाता में IPAC कार्यालयों और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन समेत कई और सांसदों को हिरासत में भी ले लिया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तो TMC सांसद कीर्ति आजाद ने कहा था कि ED ने गलत तरीके से छापे मारे हैं और ये अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीत पाएगी। हालांकि सभी सांसदों को बाद में पुलिस ने छोड़ दिया।
तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब ईडी ने कल प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। जब ईडी की टीम प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी कर रही थी तभी ममता बनर्जी भी उनके आवास पर आ धमकी थी। ममता बनर्जी के पहुंचते ही पारा और ज्यादा हाई हो गया था। तो ममता बनर्जी ने ईडी पर आरोप लगाया कि वो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि अगर वो भाजपा के दफ्तर पर रेड मार दे तो क्या होगा। बहरहाल इस दौरान ममता की गाड़ियों में कुछ फाइलों को भी रखवाया गया था। वहीं आज जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया गया उससे साफ है कि यह मामला फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। तो अब पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी सियासी घमासान की सबब बन गई है। ममता बनर्जी ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया था और आज विरोध मार्च का ऐलान किया था। तो अलग एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही मामला कोर्ट भी पहुंच गया। टीएमसी ने कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका भी दायर की और टीएमसी ने कोर्ट से ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी घोषित करने और पार्टी के सभी गोपनीय दस्तावेज तुरंत वापस करने के निर्देश देने की मांग की है। उधर कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की है और ईडी ने पुलिस पर अधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ईडी ने अपनी याचिका में कहा बंगाल पुलिस सीएम ममता बनर्जी के साथ मिलकर कानून की खुलेआम अवहेलना कर रही है। ईडी ने कहा कि डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों की जबरन चोरी की गई और अवैध रूप से हटाया गया। तलाशी में दखल देना और ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से रोकना अपने आप में अवैध और असंवैधानिक है। वहीं ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आज ही अर्जेंट सुनवाई के लिए संपर्क किया था। चीफ जस्टिस ने ईडी से रिक्वेस्ट के साथ एक ईमेल भेजने को कहा और आश्वस्त किया था कि वो इस पर विचार भी करेंगे। हालांकि ममता उधर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में कोई जांच नहीं होने देती है, उन्हें इतनी घबराहट क्यों है। उन्होंने ममता पर ईडी के अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया। भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजाद भारत के पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जहां ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई चल रही थी वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री चली जाएं और ईडी के लोगों को धमकाएं और पेपर छीनकर चली जाएं। उन्होंने कहा कि कोयले की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शंस को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है जिसके तहत कई जगह रेड हुई। प्रतीक जैन की कंसल्टेंसी फर्म को लेकर शिकायत आई कि यहां से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि बंगाल कोयले की स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है जिसमें सत्ताधारी दल के लोग भी शामिल हैं। ये रेड ना तो बनर्जी के घर पर थी, ना उनके दफ्तर में, ना ही टीएमसी के दफ्तर में और ना ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर पर थी। ये रेड एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म पर थी जिसके यहां करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री बनर्जी जाती हैं, उनके पुलिस अधिकारी जाते हैं, ईडी के लोगों को धमकाते हैं, ममता बनर्जी उनसे बहस करती है और पेपर छीनकर चली जाती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हुआ वो आजाद भारत में कभी नहीं देखा गया। मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी का आचरण ठीक नहीं है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा
हॉटस्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर धार में एक निजी बस अनियंत्रित होकर 400 मीटर खाई में गिर गई। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, तो स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक जीत कोच बस शिमला जिला के कुप्पी से सोलन जा रही थी और अचानक से हादसे का शिकार हो गई। उधर शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 605 अंक या 0.72% की गिरावट के साथ 83,05,576 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी में भी 193 अंक की गिरावट रही और 25,683 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी देखने को मिली है। तो हफ्ते के आखिरी दिन भी शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 83,557 के स्तर पर बंद हो गया। निफ्टी में 193 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है और हफ्ते के आखिरी दिन भी शेयर बाजार गिरावट के साथ ही नजर आया। निफ्टी में 193 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। तो हफ्ते के आखिरी दिन भी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 36 नक्सलियों पर 1.17 करोड़ का इनाम था। बीते महीनों में देश भर के कई राज्यों से बड़ी तादाद में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो सरकार की सफलता का एक बड़ा प्रमाण है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने की कवायद में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से भी ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 36 नक्सलियों पर 1.17 करोड़ का इनाम भी घोषित था। लेकिन अब लगातार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ने की जो कवायद है उसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये अच्छे संकेत माने जा रहे हैं कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये देखने को मिल रहा है कि तमाम तरीके के प्रयास करने के लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया है। नक्सलवाद को जड़ से मिटाना ही एकमात्र लक्ष्य रखा गया है और उस कड़ी में नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ना एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसे में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से 36 नक्सलियों पर 1.17 करोड़ का इनाम भी घोषित था। लगातार देखने को मिल रहा है कि मुख्य धारा से ये नक्सली जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद को खत्म करने में सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ईरान में महंगाई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आपको बता दें कि ईरान में पिछले 13 दिनों से जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट में ये सामने आया है कि देश भर के 100 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। इस हिंसा में अब तक 45 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं।
जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। और इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या तक कर दी गई। इस मामले में अब तक 2270 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसी बीच ईरान सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ईरान में महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 100 से ज़्यादा शहरों में यह प्रदर्शन फैल गया है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। 45 लोगों की मौत की खबर अब तक निकलकर सामने आ रही है, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी की भी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लगातार देखने को मिल रहा है कि महंगाई को लेकर ईरान में ये हिंसक प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा शहरों में ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं। 45 लोगों की इन प्रदर्शनों में मौत हो गई है, 8 बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो ईरान के लिए मुश्किल भरा दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से ईरान की सड़कों पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस बल भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए लगा हुआ है, लेकिन स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। 100 से ज़्यादा शहरों में ये प्रदर्शन फैल गया है। अलग अलग जगहों पर ये हिंसात्मक प्रदर्शन की खबरें निकलकर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में 45 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी की भी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। स्थितियां काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि यूक्रेन पर किए गए ताज़ा हमले में ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत और 22 लोग घायल हुए। मिसाइल की गति 13,000 किलोमीटर की थी, जो अत्यंत घातक दर्ज की गई। तो आपको बता दें कि इस हमले से कई शहरों में बिजली पानी की सेवाएं बाधित हो गई हैं। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य लगातार देखने को मिल रहा है। तो हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है, 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि यूक्रेन पर किए गए ताज़ा हमले में ऑरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है और 22 लोग घायल हुए हैं। मिसाइल की गति 13,000 किलोमीटर की थी, जो अत्यंत घातक दर्ज की गई है। यानी कि खासा नुकसान इस मिसाइल ने यहाँ पर पहुँचाया है। इस हमले से कई शहरों में बिजली पानी की सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन स्थितियां भयावह बनी हुई हैं। तो रूस यूक्रेन तनाव के बीच ये बड़ी पुष्टि रूस ने की है। बैलिस्टिक मिसाइल से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, जिस हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कई शहरों में बिजली और पानी का संकट भी इस हमले के बाद से देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।